आज हम ओवर सिंप्लीफाई करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। 1 मिनट। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ये बना कैसे है और इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन क्या है। इट्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किसका? ऑफ 4 रजिस्टर्स, मतलब 4 रजिस्टर्स ले लो और उनको ऐसे अरेंज करो कि वो एक सर्किट बनाए, टू फॉर्म अ सर्किट। इट्स अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स टू फॉर्म अ सर्किट। और ये सर्किट क्या करेगा? विच इज यूज टू फाइंड, फाइंड करेगा किसको? एक अननोन रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले क्या है? इट्स अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर, कोई 4 रजिस्टर ले लो, उनको अरेंज करो, ऐसे आपस में कनेक्ट करो कि वो एक सर्किट बना दे, टू फॉर्म अ सर्किट। और वो सर्किट हमें क्या हेल्प करेगा? विच इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। उन चारों में से एक अननोन होगा, बाकी हमें पता होंगे। उस अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं और वो सर्किट से हमें पता लगता है कोई एक अननोन रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कि ये बनता कैसे है। 3 पॉइंट्स के अंदर ये कंस्ट्रक्शन डिवाइड की हुई है और बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन इस डेफिनेशन के अलोंग चलेगी। तो कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे इंग्लिश में कि इट कंसिस्ट ऑफ, ये इस चीज से बना है। कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या है? देखो, हमने कहा था 4 रजिस्टर हमने लिए हैं जिनमें से एक अननोन है, राइट? अब इन चारों को अरेंज कैसे करना है वो हमें बताएगी ये कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो इनको अरेंज करते हैं। अ सेट ऑफ 2 रजिस्टर्स, मतलब 4 में से कोई 2 रजिस्टर्स ले लो और उन्हें कनेक्ट कर दो सीरीज में, ऐसे जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ये हो गया एक सेट 2 रजिस्टर्स का कनेक्टेड इन सीरीज। और ऐसे ही एक और सेट ले लो, अ सिमिलर सेट ऑफ 2 रजिस्टर्स फिर इन सीरीज। ये रहा एक सेट, ये हो गए हमारे 4 रजिस्टर्स, यानी 2 सेट ले लिए। और इन दोनों सेट को आपस में कनेक्ट करना है पैरेलल, ये ऐसे। ये एक सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया, इन दोनों को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर देना है, इज कनेक्टेड पैरेलल। एक बार बाय वर्ड्स देख लेते हैं इस कंस्ट्रक्शन के पहले पॉइंट को, और भी क्लियर हो जाएगा और पता लग जाएगा कि वर्ड्स में इसको कैसे लिखना है। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायग्राम से समझो। सबसे पहले हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना है किससे? अ सेट ऑफ 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स वो कैसे हैं? इन सीरीज में है, इन सीरीज, कनेक्टेड पैरेलल टू अ सिमिलर सेट ऑफ 2 रजिस्टर्स इन सीरीज। ये एक और 2 सेट है, यानी कि पहले एक सेट है, दूसरा सेट है और आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अ सेट ऑफ 2 रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्टेड पैरेलल टू अ सिमिलर सेट ऑफ 2 रजिस्टर्स इन सीरीज। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और हमें पता लग गया कि अब जो 4 रजिस्टर हमारे पास हैं उसके बनाने हैं 2 सेट। एक सेट सीरीज में ऐसे लगेगा, दूसरा ऐसे लगेगा। और ये 2 सेट जो बन गए इनको आपस में हमने पैरेलली कनेक्ट कर देना है, तो ये बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। सेकंड स्टेप कहता है अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस वन डायगोनल। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बन गया है और इसके ये दो हो गए डायगोनल, ये दो डायगोनल हो गए इसके, तो उनमें से कोई भी एक ले लो। हमने लिया है ए बी, तो ए बी पे हमने लगा दी पावर सप्लाई, जिसको बोलते हैं वोल्टेज। तो ए बी पे हमने दे दिया ये वोल्टेज, ए और बी के ऊपर ये वोल्टेज हमने अपनी बैटरी लगाकर यहाँ पे वोल्टेज दे दी। तीसरा और लास्ट पॉइंट है, हमें लगाना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो करंट को डिटेक्ट करता है, पता लगता है इससे करंट है कि नहीं है सर्किट में या किसी वायर के अंदर। तो उसको लगाना है हमने अदर बचे हुए डायगोनल के ऊपर। ये जो बच गया है ना सीडी, ए बी पे तो हमने वोल्टेज लगा दी, तो सीडी के ऊपर हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया। तो हमने लगा दिया अपना गैल्वेनोमीटर, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज। पॉइंट वाइज पॉइंट है, थोड़ा सा दोबारा देख लो, सिर्फ डायग्राम्स में जो जो चीजें डार्क है उसी चीज पे फोकस करो, दूसरी पे बाद में फोकस करेंगे। जब कोई पॉइंट हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी के डायग्राम पे फोकस करेंगे। पहले हमने कहा एक सेट बनाओ जो आपस में होगा सीरीज में, उनको आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दो, तो यहां से हमारा स्क्वायर सा बन जाएगा। तो इसके अब बनते हैं 2 डायगोनल, एक डायगोनल के ऊपर लगा दो वोल्टेज, ये यहाँ पे सिर्फ देखो, अभी इस स्क्वायर को भूल जाओ, डायगोनल पकड़ लिया और वहां पे लगा दी वोल्टेज।
वोल्टेज हमने डार्क दिखाई हुई है और ये स्क्वायर अब यहाँ पे लाइट कर दिया है कि आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे ए बी के ऊपर आना चाहिए, जो कि एक डायगोनल है, और वहां पे हमने एक ही काम करना है, वहां पे वोल्टेज लगा दी। एट अ टाइम हम एक ही स्टेप में एक ही काम करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बचा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगाना। गैल्वेनोमीटर लगाना है, एक ही डायगोनल बच गया है, सी और डी वाला, और वही डार्क है यहाँ पे। अब बाकी सर्किट तो हो गया आपका, सिर्फ ये बचा था, इसलिए उसी को डार्क दिखाया हुआ है। तो ये आ गया आपका कंप्लीट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग समझने से पहले हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कब कहेंगे कि ये बैलेंस है और कब अनबैलेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इसे कब बैलेंस कहा जाता है, जब इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया हुआ है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। और ये कब होगी, जब सी और डी पॉइंट जो है, इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, तभी तो वो कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है सी और डी के अंदर करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी जीरो। अगर यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, सी और डी के बीच में जो पोटेंशियल है, ये क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं यहाँ पे, सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ये चारों पॉइंट का एक ही मतलब है। देखो, जब दो पॉइंट के बीच में, जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे हैं। मतलब इन दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो वी सी डी आएगा इज इक्वल टू जीरो। ये वाला, ये जो वी सी डी है ना, इन दोनों में डिफरेंस है, वो जीरो है। तो जीरो होने का मतलब हो गया, वो दोनों सी और डी पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं। इसका मतलब करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, और उसके कारण ये गैल्वेनोमीटर हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम उसे कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अनबैलेंस क्या हो गया, जब हमें गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा किसी भी डायरेक्शन में, या तो डी से सी तक जा सकता है या सी से डी की तरफ आ सकता है। मतलब करंट जरूर है उसमें। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है, ये हमें दिखा देगा। तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन, और इस करंट का हमने नाम क्या दिया हुआ है, आई जी। दोबारा देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है, इसमें बैलेंसिंग नहीं हो रखी है। इसके कारण यहाँ पे एक करंट है, जिसका हमने नाम रख दिया है, नामकरण किया है आई जी। इस करंट को कहेंगे आई जी। इसकी प्रेजेंस की वजह से हम कह सकते हैं देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देर इज अ करंट आई जी इन द ब्रांच। या फिर हम कहेंगे जंक्शन सी और डी आर नॉट एट सेम पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यह हो गया अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, उससे हमें एक चीज मिलती है, एक हमें नॉलेज मिलती है। वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है चार रेजिस्टेंस से। मान लो उनमें से एक पी है, क्यू है, आर है, एस। ये चार रेजिस्टेंस है ना, दो सीरीज के सेट आपस में पैरेलली ज्वाइन है। ये हमने कहा था कंस्ट्रक्शन में। इससे होता क्या है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, मतलब ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, सी और डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सी और डी पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, इनमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब ऐसा होता है, तो हमारे पास एक रेशियो आती है, ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसी रेशियो के लिए हमने ये व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कवर किया था। मान लो कि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है जिसका नाम है ये S, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम बाकी के रेजिस्टेंस ऐसे लेंगे जो हमें पता हो। जब उन्हें इस सर्किट में कनेक्ट करें, तो यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो दिखाता है, इस रिलेशन से हम एस की वैल्यू फिर फाइंड आउट कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने काफी डिवाइसेस बनाई हुई हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मीटर ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का लास्ट टॉपिक है। अब हम देखेंगे इस चीज का प्रूफ।
कि जो हमने कहा है कि जब हम बैलेंस कर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, इसका हम थ्योरेटिकल प्रूफ निकालेंगे। इसका प्रूफ निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो, ये है कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये जो हमने बनाया है सर्किट, ये है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो फिर हम लगाएंगे यहाँ पे किर्चॉफ्स लॉ। पर किर्चॉफ्स लॉ लगाने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं। देखो, हमने कहा था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ये तभी पॉसिबल है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। वो बैलेंस होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो यही है। अच्छा, बैलेंस होने का मतलब क्या है? ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे करंट का नाम दिया था IG, उसकी वैल्यू होगी 0। इस CD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए IG जो करंट होता है यहाँ पे, उसकी वैल्यू हो गई 0। तो अगर हम 0 रख दें इसकी वैल्यू, तो और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, तो हो सकता है कई डायग्राम्स में ये वाली ब्रांच शो ही ना की गई हो। अगर ये शो नहीं हो रखी तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। आप सीधा सीधा P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें अप्लाई करना है किर्चॉफ्स लॉ। बड़ा आसान है, हमने पहले वीडियो में देखा है। किर्चॉफ्स लॉ को हम 3 स्टेप में अप्लाई करते हैं और 4th स्टेप में इसका रिजल्ट निकाल देते हैं। पहला स्टेप होता है एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? करंट की डायरेक्शन। और ये कहाँ पे करनी होती है? ब्रांचेस के अंदर। दूसरा स्टेप होता है फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना, जिसको बोल देते हैं जंक्शन लॉ या करंट लॉ। सेकंड स्टेप में हम किर्चॉफ के फर्स्ट लॉ को इन्वोक करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं करंट लॉ या जंक्शन लॉ। और थर्ड स्टेप में हम किर्चॉफ का सेकंड लॉ इन्वोक करते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, जो लगता है लूप्स के अंदर। जिसको यहाँ तक नहीं समझ आ रहा वो पिछले वीडियो में जाके देख ले, हर चीज एक्सप्लेन की हुई है विद डायग्राम्स। तो यहाँ भी हम इतने सारे डायग्राम हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। फाइनल शीट के ऊपर आपने एक ही एक डायग्राम बनाना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉम्प्लेक्स सर्किट को किर्चॉफ्स लॉ से सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टेप, एनालाइज एंड असाइन डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले एनालाइज करें। हम सर्किट को एनालाइज करते हैं सेल की पॉजिटिव प्लेट से करंट किधर जा रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो कर कर। ये हो गया एनालाइज। और असाइन कर दिया, हमने उस करंट का नामकरण कर दिया, उसका नाम रख दिया आई। आई करंट इस सेल से निकला, रास्ते में कुछ नहीं था, सीधा आकर ए पॉइंट पे आ गया। अब ए पॉइंट है एक जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे करंट के टोटल 3 रास्ते हैं। एक तो यहाँ से आ रहा है, दूसरा 2 और रास्तों में ये आगे जा रहा है। तो हमने मान लिया कि ऊपर ये जा रहा है I1 करंट और नीचे की तरफ आ रहा है I2 करंट। यहां तक समझ आ गया? बहुत आसान है। हमने कुछ नहीं किया, आई करंट निकाला सेल से, फिर आगे आ गई जंक्शन ए, वहां पे करंट डिवाइड हो गया, हमें नहीं मालूम किधर कितना गया, इसलिए हमने उनका नामकरण कर दिया। एनालाइज किया, असाइन किया। असाइन क्या किया? I1 यहाँ पे एक ए से सी की तरफ, I2 ए से डी की तरफ। और हम चलेंगे आगे स्टेप के ऊपर। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो सी और डी के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब I1 इधर गया सी के पास, सी से फिर नीचे की तरफ आ गया I1, ये सी I1 ही रहेगा। सी और डी के बीच में करंट नहीं गया। यहाँ पे आई जी की वैल्यू थी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जितना करंट यहाँ से गया है उतना ही इधर आ गया है। तो इसलिए करंट I1 जो है यहाँ से सी पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये भी I1 है, ये भी I1 रहेगा। सिमिलरली I2 करंट ए से डी तक आया था, I2 जिसका नाम रखा था वही आगे चला जाएगा, वो सीधा बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा और ये भी करंट होगा I2। तो वापस आके I1 I2 वापस बन जाएंगे I करंट के इक्वल और वापस बैटरी में चले जाएंगे। तो ये होगी हमारी, एनालाइज कर लिया और हमने करंट सारे असाइन कर दिए। अब सेकंड स्टेप है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं सिर्फ प्रूफ निकालना है हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इस एप्लीकेशन में हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, सीधा मूव करेंगे थर्ड स्टेप के ऊपर। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहाँ अप्लाई होता है? लूप्स के अंदर। तो पहला लूप कौन सा हुआ? ये ए सी और डी। तो इस लूप का नाम रख देंगे ACDA। ए से स्टार्ट किया, सी पे गए, फिर डी पे आए, फिर वापस ए पे आ गए। यहाँ पे और क्लियर देख लो, सेपरेट। ठीक है, ये हो गया ACD लूप।
ये वाला। और इसमें हम अब देखेंगे हमारा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन क्या है। ये फ्लो ऑफ कैलकुलेशन ये है क्लॉकवाइज। हम कहाँ से एनालाइज करते हैं और किस डायरेक्शन में एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कैलकुलेशन। वो है क्लॉकवाइज, मतलब ए से सी की तरफ हम देखेंगे, सी से डी, और डी से वापस ए पे आ जाएंगे। तो ये हमारा होगा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन, मतलब देखने का नजरिया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किधर से घूमकर फिर उसी पॉइंट पे कैसे वापस लौटेंगे। ये हमारा रोड मैप है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना रास्ता। हमने ए से स्टार्ट लिया और पहुंचे सी के ऊपर। और रास्ते में हमें क्या मिला? पहला रेजिस्टेंस, ये पी, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस। और करंट इसमें चल रहा है ये वाला I1 जो हमने असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। आई है I1 और R है P। I1 इंटू पी। और इसका साइन कौन सा यूज करेंगे? देखो हमारा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन है ए टू सी की तरफ, और करंट की डायरेक्शन क्या है? ए टू सी की तरफ। जब ऐसा होता है हमने एक साइन कन्वेंशन बनाई हुई है। देख लो, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पिछले वीडियो में उसको बिल्कुल सिंपलीफाई करके हमने समझाया होता। ये देखो, हमें मिला है एक रजिस्टर रास्ते में। ये साइन कन्वेंशन आप रट लो, ये इतना सा है। इमेज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ये इतनी सी कन्वेंशन इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियरली हमेशा रिमाइंडेड रहेगी, याद रहेगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला। फ्लो ऑफ कैलकुलेशन है ए टू सी, देखने का नजरिया ए टू सी। करंट की डायरेक्शन भी है ए टू सी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहां पे आएगा पॉजिटिव साइन। अच्छा, अब हम इस लूप में आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है सी टू डी। यहां हमें क्या मिला? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताता है आई जी इजिकल टू जीरो, मतलब करंट जीरो है। तो वोल्टेज अक्रॉस भी हमने, तो वोल्टेज अक्रॉस सी एंड डी भी जीरो होगा, क्योंकि वी इजिकल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू जीरो है तो वी वी होगा जीरो। तीसरा हम आगे बढ़ते हैं डी से वापस ए की तरफ। तो यहाँ पे हमें मिल गया रजिस्टर Q। पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर। आई है ये I2 और R है ये Q। तो वैल्यू आ जाएगी I2Q। और इसका साइन कैसे पता लगेगा? देखो, फ्लो ऑफ कैलकुलेशन ये रहा, D से A की तरफ। करंट है A से D की तरफ, ऑपोजिट साइड, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है। इस कंडीशन में हम साइन लगाते हैं माइनस साइन। तो यहाँ पे आ गया ये माइनस साइन। तो ऐसे बनती है ये इक्वेशन, I1P प्लस जीरो माइनस I2Q इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये I2Q इधर ले जाओ, इसका माइनस साइन हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे I1P इज इक्वल टू I2Q। तो I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन P। यहां तक हमारा आधा काम हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरे लूप में। दूसरा लूप कौन सा बचा हुआ है? ये वाला, C, D और B। इस लूप में हम जा रहे हैं C से D की तरफ, D से B की तरफ, B से वापस C की तरफ। तो इसको भी वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। सी से हम आए डी की तरफ। रास्ते में है गैल्वेनोमीटर जो कि जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू आई जी, और आई जी है जीरो। तो यहाँ पे आ गया जीरो। सेकंड अब जाएंगे डी से। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हमें S, करंट मिला I2, और I2 की डायरेक्शन है D से B की तरफ। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू I2, R की वैल्यू S। तो यहाँ पे आ गया I2S, और साइन आ गया प्लस, क्योंकि फ्लो ऑफ कैलकुलेशन और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब पहुंच गए बी पॉइंट से, बी से चलेंगे वापस सी की तरफ। यहाँ पे रास्ते में हमें एक और रेजिस्टेंस मिल गया, उसकी वैल्यू है R। और यहाँ पे करंट है I1, और लेकिन करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमारी फ्लो ऑफ कैलकुलेशन से उल्टा। तो इसलिए साइन आ जाएगा नेगेटिव, और पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आ जाएगी I1 इंटू आर। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब ये टर्म नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ। यहाँ पे आएगा I2S इज इक्वल टू I1R। तो यहाँ पे फिर I1 अपॉन I2 की रेशियो निकालेंगे, S अपॉन R आ जाएगी। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन।
बिल्कुल सेम इक्वेशंस बन गई हैं। देखो यहाँ पे आई वन अपॉन आई टू की रेशियो यहाँ पे भी है, आई वन अपॉन आई टू की रेशियो यहाँ पे भी है। इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो यहां से हमारा आ जाएगा Q अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन R। तो इसको सीधा करके लिख देंगे नीचे वाली टर्म्स ऊपर, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही तो हमें प्रूफ करना था। यहां देखो, सबसे पहले हमने कहा था जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इसके जो रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस, वो ऐसे बिहेव करेंगे, उनकी अगर हम ये वाली रेशियो निकालते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू आएगी R अपॉन S।